Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. We are continuing with chapter number 5 of class 12 psychology. The name of the chapter is therapeutic approach, and today we are going to take the topic behavior therapy, which is a very important topic of this chapter. अगर हम बात करें कि कोई भी थेरेपी किस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है तो सब में सेम ही प्रोसेस होता है। एक नॉर्मल टॉक थेरेपी को भी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले हम सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए एक ट्रीटमेंट चूज करते हैं कि क्या पेशेंट के लिए मोस्ट सुटेबल प्रोसेस रहेगा जो हमें फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं और फाइनली अपना रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बिहेवियर थेरेपी में भी होता है कि पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके जो बिहेवियर फॉल्टी बिहेवियर है उसके कॉजेज को फिगर आउट किया जाता है और उसके बाद उस पर कुछ मैथड अप्लाई किया जाता है। बट क्योंकि जो बिहेवियरल थेरेपी है वो एक साइंटिफिक मैथड है तो इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जिसको आपको समझना है, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए आज की क्लास हम क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी होती क्या है। बिहेवियरल थेरेपी में जो कॉज होता है प्रॉब्लम का, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का या अबनॉर्मल बिहेवियर का जो कॉज कंसिडर किया जाता है वो पर्सन का फॉल्टी बिहेवियर, फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न, कॉग्निटिव एक्शंस जो होते हैं वो फॉल्टी लेवल पर कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा फॉल्टी लर्निंग को भी यहाँ पर कॉज कंसीडर किया जाता है। आप सभी एक बात जानते हैं कि जब भी किसी प्रॉब्लम का जो कॉज होता है हमेशा हमें उसी पर ही वर्क करना होता है। तो यहाँ पर जो फॉल्टी बिहेवियर है, फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है, इसको हटाकर इसकी जगह पर एक नॉर्मल और पॉजिटिव बिहेवियर हमें पर्सन के अंदर स्टैब्लिश करना होता है। यही पूरा प्रोसेस होता है बिहेवियर थेरेपी का। इस थेरेपी में अनलाइक साइकोडायनामिक थेरेपी यहाँ पर पास्ट की कोई बात नहीं होती। जैसे साइकोडायनामिक थेरेपी में आप जानते हैं कि पास्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि अनकॉन्शियस से चीज़ें निकालनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन का बिहेवियर है वो प्रेजेंट में नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पे पर्सन के प्रेजेंट बिहेवियर पे जरूर फोकस किया जाता है। जो पास्ट में उसका बिहेवियर होता है या प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि क्या वजह रही थी, क्यों ये चीज़ें पहले होती थी और कितना ज़्यादा होती थी। उनकी फ्रिक्वेंसी, उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए ज़रूर पता किया जाता है कि पास्ट में ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस रही है, लेकिन प्रेजेंट में पर्सन उस प्रॉब्लम से कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है बिहेवियरल थेरेपी में। ये एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो थ्योरी है या जो प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम और पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से इस थ्योरी को, इस थेरेपी को अप्लाई किया जाता है, इसका एप्लीकेशन किया जाता है। बिहेवियरल थेरेपी का एक और यूज़ किया जाता है जो कि होता है फोबियाज को रिमूव करने में। पर्सन के जो रैशनल फियर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको पर्सन के अंदर से रिमूव करने में बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब पर्सन बहुत ज़्यादा फियर से सफ़र करता है तो वो उसके बिहेवियर में ईजिली देखे जा सकते हैं और उस फॉल्टी बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए ही बिहेवियर थेरेपी को अप्लाई किया जाता है। हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। तो स्टेप 1 की हम बात करेंगे कि करके आप सारे पॉइंट्स को समझिएगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है और एक बार आपने समझ लिया तो फिर पूरी थेरेपी में कोई बड़ी बात नहीं है। जो खेल है सारा टेक्निकल टर्म्स का ही है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, जिसको हम बिहेवियरल एनालिसिस का नाम देते हैं। ये बिहेवियरल एनालिसिस जो होता है वो इंटरव्यू की फॉर्म में होता है। जो क्लाइंट होता है वो थेरेपिस्ट के सामने बैठता है और थेरेपिस्ट उससे डिफरेंट क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन पास्ट के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो थेरेपी है वो प्रेजेंट पे फोकस करती है। तो कुछ चीज़ें की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है जो पास्ट से लेनी पड़ती है, लेकिन इस स्टेप 1 में जहाँ पर पर्सन का बिहेवियरल एनालिसिस हो रहा होता है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। पर्सन का जो बिहेवियर है वो मैल फंक्शनिंग है, क्यों है, किस तरह से वो मैल फंक्शनिंग है, इस चीज़ पर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। सेकेंड की हम बात करें तो वो होता है एंटीसीडेंट फैक्टर्स। अगर कोई पर्सन किसी सिचुएशन में जल्दी डिप्रेस हो जाता है, जल्दी गिव अप कर देता है, तो क्या कुछ फैक्टर्स प्री डिस्पोज्ड हैं। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि पर्सन के अंदर वो प्रॉब्लम्स इनहेरिटेड हैं, वो उसके फैमिली हिस्ट्री का पार्ट हो सकती हैं। तो ये कहलाते हैं एंटीसीडेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी बिहेवियर को ईजिली अडॉप्ट कर लेता है, किसी भी फॉल्टी बिहेवियर को ईजिली अडॉप्ट कर लेता है। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि किसी भी फॉल्टी बिहेवियर को अगर ईजिली अडॉप्ट कर लेता है तो क्या ये उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, क्या ये प्री डिस्पोज्ड है। ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट फैक्टर। एंड द थर्ड इज मेंटेनिंग फैक्टर्स। मेंटेनिंग फैक्टर्स हमारे बाहर एग्जिस्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेंटेनिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो इस प्रॉब्लम को सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो जल्दी डिप्रेस होने के बाद या जल्दी ही अपसेट होने के बाद किसी बैड हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लेता है, जैसे स्मोकिंग कर लेता है, तो ये जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट फैक्टर। और ये जो रिलीफ है जो उसको स्मोकिंग करने से मिल रहा है, ये
बन जाएगा मेंटेनिंग फैक्टर। ये रिलीफ ही है जो उसको बार बार प्रोवोक कर रहा है कि वो स्मोक बार बार करे। स्मोकिंग का जो बिहेवियर है वो कहलाएगा मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पर्सन स्मोक करे या स्मोकिंग का जो बिहेवियर है वो गलत बिहेवियर है, तो ये बिहेवियर बन जाएगा मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। तो आपको तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी इस एग्जाम्पल की हेल्प से। इन तीन चीज़ों को सबसे पहले बिहेवियरल एनालिसिस में या कह सकते हैं क्लाइंट के इंटरव्यू में थेरेपिस्ट का काम होता है आइडेंटिफाई करना। और जब वो इन तीन टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर्सन के अंदर कि कितनी ज़्यादा जो है उसके अंदर प्री डिस्पोजिशन है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं जो उसको मेंटेन कराने में हेल्प करा रहे हैं, जब पर्सन ये आइडेंटिफाई कर लेता है, थेरेपिस्ट ये फिगर आउट कर लेता है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर स्टेप 2 आता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट पैकेज। अब ट्रीटमेंट पैकेज का सिलेक्शन करना इस बात पर ज़रूर डिपेंड करेगा कि जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स हैं उनकी सीवियरिटी क्या है। अगर जो बिहेवियर है वो बहुत इस तरीके से है कि आसानी से हैंडल किया जा सकता है, उसके अंदर बहुत हैवी टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा पर्सन की, हो सकता है सिंपली टॉक थेरेपी से भी काम चल जाए या कुछ सिंपल रीइंफोर्समेंट देके पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, उसी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट पैकेज है उसके अंदर की टेक्निक्स चूज की जाएंगी। टेक्निक्स के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि जो ट्रीटमेंट पैकेज चूज होता है इसमें एग्जैक्टली करते क्या है। सिचुएशन को देखते हुए एंटीसीडेंट ऑपरेशन या फिर कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि 2 टर्म्स हैं, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। इन दोनों को ही या दोनों में से किसी एक को स्टैब्लिश करना कहलाता है स्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, इन ज़रूरत पड़ने पर हम इन दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, या ये हो सकता है कि हम पहले एंटीसीडेंट ऑपरेशन अप्लाई करें या फिर कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन अप्लाई करें, लेकिन हम इनमें से जो कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में तो ये हो गया कि हम पर्सन के साथ जो भी सिचुएशन को डील करने जा रहे हैं उसके लिए हम अपने जो पहला एफर्ट लगाते हैं, जो पहला स्टेप करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। एंटीसीडेंट ऑपरेशन का मतलब हो गया सिचुएशन की बिगनिंग में कुछ ऐसा करना कि डिजायर्ड आउटकम मिल जाए, पहले ही ऐसा कुछ कर देना। जिससे क्लास में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो शोर मचा रहे हैं, तो अगर हमने क्लास में बच्चों से कहा कि अगर आप लोग सब अच्छे से साइलेंटली बैठोगे तो हम आपको एक गेम्स पीरियड देंगे खेलने के लिए, नेक्स्ट पीरियड आपको गेम्स पीरियड मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और हमें हाई चांसेस होंगे इस एंटीसीडेंट ऑपरेशन के कि बच्चे जो है वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देंगे कि वो पूरे टाइम क्लास में साइलेंटली बैठेंगे और अच्छे से बिहेव करेंगे। अब दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये बाद में दिया जाता है। हो सकता है हमने जो है एंटीसीडेंट ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, हमने देखा कि बच्चे आज बहुत अच्छे से क्लास में बैठे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा एक अच्छे वे में बिहेव कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको एज अ रिवॉर्ड एक गेम्स पीरियड दे दिया जाए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिहेवियर होगा वो हमें डिज़ायर्ड, एक तो हमें डिज़ायर्ड बिहेवियर चाहिए था तब हमने ऐसा करा, एक हमने तब करा कि हम आगे भी चाहते हैं कि बच्चा वैसा बिहेव करे। अगर हमने आज बच्चे को आफ्टर द क्लास एक गेम्स पीरियड दे दिया है तो हाई चांसेस है कि नेक्स्ट क्लास में वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हम आज भी शांत बैठ गए तो क्या पता हमें आज भी गेम्स पीरियड मिल जाए। तो ये एक तरीका होता है कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन या कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों की ही हेल्प से हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये ही पहला स्टेप होता है जब हम किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके हो जाए, कई बार हमें उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, अवर्सिव कंडीशनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी में कौन कौन सी वो टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। देखिए रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है समथिंग जिसको फोर्स किया जाए, रीइंफोर्स दोबारा से फोर्स किया जाए या कुछ ऐसा फोर्सफुली किया जाए जिससे हमें डिजायर्ड आउटकम मिल जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो आउटकम होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उस आउटकम को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है वो नेगेटिव होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी रीइंफोर्समेंट चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं देता, हमेशा आउटकम जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, आउटकम तो पॉजिटिव होगा, तो फिर नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा हमारा उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका। जैसे कि आप ये मान के चलिए जब क्लास में कोई बच्चा लेट आता है तो उस बच्चे को डांटा जा रहा है इसलिए कि अगली बार से वो लेट ना आए, राइट। तो हम उसके बिहेवियर को लॉन्गर पीरियड में मॉडिफाई करने के लिए आज उसकी जो डांट लगा रहे हैं वो डांटने वाला पार्ट जो हो गया वो तो नेगेटिव हो गया, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इसको डांटने से अगली बार बच्चा टाइम पर आ जाएगा। तो
तो हमें आउटकम, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम होगा वो पॉजिटिव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग की। अवर्सिव कंडीशनिंग एक ऐसी काइंड ऑफ कंडीशनिंग होती है। देखिए कंडीशनिंग वर्ड है ये, तो ये वन टाइम स्टेप नहीं होगा। कंडीशनिंग में हम कॉन्टिन्यूस किसी स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे कि एक ड्रिंकर है, मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो उस ड्रिंक करने वाले पर्सन को हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए, राइट, और उसके बाद उसको स्मेल कराया जाए, ये प्रोसेस बार बार किया जाए कि जब भी वो स्मेल करे और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, तो अगली बार जब कभी भी वो फ्यूचर में कहीं पर भी देख लेगा किसी भी अल्कोहल को, तो उसके माइंड में वो इलेक्ट्रिक शॉक आएगा और उसकी वजह से वो उसको नहीं ड्रिंक करेगा, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। एवर्सिव कंडीशनिंग में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, सिंस इट्स अ कंडीशनिंग, तो ये एक मेथड बन जाता है, एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है जिसे हमें कई बार करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एवर्सिव कंडीशनिंग में ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो भी नेगेटिव होता है और किसी सिचुएशन से हमें गेट रिड ऑफ कराना होता है, सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को उसमें से रिमूव करना होता है, किसी अनवांटेड बिहेवियर को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ अ नेगेटिव स्टिमुलाई इज कॉल्ड अवर्सिव कंडीशनिंग। अवर्सिव कंडीशनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और भी हो सकता है कि एक बच्चा जो थंब सकिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो उस बच्चे के अगर हमने थंब पर कुछ भी ऐसा स्पाइसी चीज़ लगा दी, चिली लगा दी, तो ये चीज़ क्या होगी, बच्चा अगली बार जब भी अपने थंब को देखेगा तो उसको फील हो सकता है कि कहीं मेरे जो हाथ है वो स्पाइसी तो नहीं हो रहा है या मेरे कोई इस तरीके के लगा तो नहीं गया है। धीरे धीरे उसका क्या होगा, वो स्टिमुलाई उसके दिमाग पे अटैक करेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो इस तरीके जो कंडीशनिंग होती है जिसमें हम बच्चे के अंदर से उस नेगेटिव फैक्टर को निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग वी डू इज ऑल्सो नेगेटिव, तब हम इसे बोलते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग। तो ये दो स्टेप्स हो गए, एक तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, फिर हो गया हमारा अवर्सिव कंडीशनिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। यह बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिटेल में बात जरूर करेंगे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम तब देते हैं जब हम एक डिजायर्ड आउटकम फाइंड आउट करने के बाद या ऑब्टेन करने के बाद उस पर्सन को मोटिवेट करना चाहते होते हैं। जैसे कि आपने कोई अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करा, तो आपकी मॉम आपको कुछ चॉकलेट्स दे सकती हैं, या फिर कोई बच्चा जो भी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको मोटिवेशन के लिए हम कुछ वर्ड्स देते हैं। ऐसी सारी चीज़ें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती हैं, जो किसी पर्सन के मोराल को और हाई करती हैं, बूस्ट अप करती हैं, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती हैं और उस पॉजिटिव वर्क को हम कंटिन्यूटी बनाना भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि अगर बच्चे ने आज अच्छा परफॉर्म किया है तो वो आगे भी करे। ये चीज़ होती है कि पॉजिटिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करेंगे विच इज़ टोकन इकोनॉमी। अभी आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को समझा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब हम किसी पर्सन को देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इस मोटिवेशन से या हमारे इस रीइंफोर्समेंट से वो पर्सन अच्छा करेगा। बट वॉट इफ द पर्सन इज नॉट डूइंग गुड एट द नेक्स्ट टाइम? अगली बार अगर पर्सन अच्छा नहीं कर रहा है या उसी कॉन्टिन्यूटी को नहीं बना के रख रहा है, तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल हम क्लासरूम से लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में एक बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, क्लास में अटेंशन पे नहीं करना चाहता, तो उस केस में टीचर जो है वो क्या करती है, उसको ये बोलते हैं कि इफ़ यू विल डू योर होमवर्क ऑन टाइम, इफ़ यू डू इट फॉर 5 times or 10 times continuously, then I will give you something you like. I may give you a free period, I may give you a sports period और कुछ भी, anything, gift, anything teacher can offer them. इस केस में पहली बच्चे को जो है वो 5 times उसको मेंटेन करना है, तो वो कोशिश करेगा फर्स्ट टाइम उसे करने की, सेकेंड टाइम करने की, और इस तरीके से वो रिपीटेडली 5 times तक उसे करने की कोशिश कर सकता है। इस केस में क्या होता है, बच्चे को बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया जाता। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम 100 times तक इसे करो तब उसको करा जाएगा, ऐसे में उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स में ही टोकन इकोनॉमी यूज़ की जाती है। अगर बच्चे ने फर्स्ट टाइम क्लास में होमवर्क अच्छे से किया तो उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा और साथ ही उसको एक टोकन दिया जाएगा। अब ये टोकन क्या होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कॉइन, अ कार्ड और एनीथिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो कि टीचर और उस बच्चे के बीच में है। दैट कैन बी वर्बल, दैट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ चिट और एनीथिंग, दैट डिपेंड्स कि वो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहते हैं। अब उस चिट या उस एग्रीमेंट का जो यूज़ है वो किया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दोज 5 or 10 periods या 10 times, जितनी बार भी उसको वो अटेम्प्ट करने को दिया गया है। इससे क्या होता है, एक तो ये कंडीशनिंग की तरह भी वर्क करता है। जब बच्चा 5 और 10 times इसको करता है तो उसके अंदर हैबिट भी डेवलप होने लगती है। उसको लगता है कि अगर एक बार मैं ऐसा कर सकता हूँ तो शायद टीचर दोबारा भी मुझको ये मौका दे सकती है या मुझे कोई भी वो उसको बेनिफिट दे सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्लास का मॉनिटर बनाऊंगी, उस केस में क्या होगा, बच्चा ये सोचेगा कि अच्छा अगर मुझे बस 5 times ही तो करना है, अगर मैं 5 times इस चीज़ को कंटिन्यू करता रहूँ
तो मैं मॉनिटर बन सकता हूँ, राइट। और उसके बाद भी इस चीज़ का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है टोकन इकोनॉमी का। लेकिन टोकन इकोनॉमी जो है वो अप्लाई ही तब किया जाता है ऐसे बच्चों पर या ऐसे बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जब वो हमें रिपीटेडली या कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ऑब्टेन हो नहीं रहा होता है। अगर हमें मिल रहा है तब तो हमें टोकन इकोनॉमी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो टोकन इकोनॉमी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स कह सकते हैं या एक फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, उसमें बच्चे से डिजायर्ड बिहेवियर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा करने से एक तो बच्चे के अंदर कंडीशनिंग डेवलप होगी, वो उसे खुद ही करना चाहेगा। अगर उसको एक बार 5 टाइम्स को वर्क करने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा तो उसके मन में दोबारा आएगा कि मैं क्यों ना इसे दोबारा भी करूँ। तो इस तरीके से टोकन इकोनॉमी का यूज किया जाता है एज अ टेक्निक इन बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है बिहेवियरल थेरेपी में यूज करने का, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। देखिए, जब हम किसी बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि अगर तुमने आज अच्छे से बाहर बिहेव किया तो घर आके तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ देंगे, हो सकता है हम तुम्हें बाहर से भी आज कुछ बहुत अच्छी चीज़ दिला दें। लेकिन अगर तुमने बाहर किसी भी के भी घर जाके कोई बदतमीजी करी या किसी शॉप पर कुछ भी करा तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाया जाएगा। ये एग्जाम्पल है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का, जिसमें हम एक पर्सन के बिहेवियर को, डिजायर्ड बिहेवियर को ऑब्टेन करने के लिए उसको सिचुएशन के प्लस और माइनस पहले ही बता देते हैं। तो बस यही होता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, जिसमें जिस पर्सन पर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये दोनों तरीके की चीज़ों को जानता होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या मिलेगा और ऐसा नहीं किया तो मुझे क्या मिलेगा। इस केस में बच्चा जो होता है वो रैशनल थिंकिंग डेवलप करता है। अगर हम ये बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो अगर किसी भी पर्सन के साथ ये चीज़ अप्लाई होती है तो उसके अंदर एक रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है कि मेरा बेनिफिट किस में है। तो अभी के लिए मैं शैतानी ना करूं या मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो सामने वाले पर्सन को ट्रबल कर दे, जो मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं है। और उस रैशनल थिंकिंग की वजह से हाई चांसेस होते हैं कि पर्सन वही चीज़ करेगा जो दूसरे पर्सन को उससे डिजायर्ड है, यानी वो वही बिहेवियर को पोर्ट्रे करेगा जो दूसरे पर्सन की उसको एक्सपेक्टेड है। क्लासरूम का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होगा अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि किसी टीचर ने कहा कि देखिए आज मैं जो है आपको ग्राउंड में बैठाया जाएगा, आज दूसरे स्कूल से या कोई भी आ रहा है, अगर आपने अच्छे से बैठे तो मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव बेनिफिट दूंगी जो कि आफ्टर द क्लास आई टेल यू, बट अगर आप नहीं बैठे तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आई विल गिव पनिशमेंट और एनीथिंग दे कैन से। तो जो यहाँ पे थ्रेटनिंग सिचुएशन है और एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाली बात है, दोनों चीज़ें जो एक साथ करी जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, जो बहुत अच्छे से वर्क करता है क्योंकि यहाँ पे फियर और कुछ रिवॉर्ड मिलने की जो डिज़ायर है वो दोनों एक साथ वर्क करती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ जब आपको पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों एक साथ दिए जा रहे होंगे तो आप रिवॉर्ड ही चूज करेंगे, तो उसके लिए आप उस बिहेवियर को ज़रूर मेंटेन करेंगे जो आपसे रिक्वायर्ड है। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं कि जो फोबियाज होते हैं उनको बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू कैसे रिमूव किया जाता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी 3 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स की हेल्प से पर्सन के अंदर के फोबियाज या इरेशनल फियर को दूर किया जाता है। सबसे पहले स्टेप 1 में पर्सन से उन फियर्स के बारे में पूछा जाता है, उसको इंटरव्यू किया जाता है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप के फोबियाज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को अंधेरे से डर लगता है तो वो अपनी बात बताएगा कि उसको अंधेरे से डर लगता है, किस किस लेवल तक डर लगता है, क्या सिचुएशन होती है, कितने लेवल पर वो जा सकता है, सब कुछ इंटरव्यू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 में उस पर्सन की उन फियर्स को एक डिफरेंट हायरार्की में सेट किया जाता है। हायरार्की का मतलब आप सभी जानते हैं, जहाँ पे बेस में सबसे बेसिक, सबसे कम जो फियर होता है उसको वो रखा जाता है और टॉप पे वो लेवल रखा जाता है जो जिसको वो बिल्कुल किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अब इस हायरार्की को स्टेप 3 में फॉलो किया जाता है। कैसे फॉलो किया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि एक पर्सन को अंधेरे से डर लगता है, तो उस पर्सन के सामने हायरार्की के पहले स्टेप को अप्लाई किया जाएगा, मतलब उससे इमेजिनेशन कराई जाएगी कि आप आंखें बंद करके इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक डार्क प्लेस पर है, यहाँ पर अंधेरा हो गया है, अब आपको कितना डर लग रहा है। इससे क्या होता है, वो पर्सन उस चीज़ को विजुअलाइज करता है, बट एट द सेम टाइम वो जानता है कि देयर इज समबडी विद मी, तो किसी न किसी तरीके से वो सिचुएशन को टैकल करेगा। जब हम एक एक करके हायरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं तो पर्सन के जो फियर के लेवल्स होते हैं उनको भी उसमें भी आगे बढ़ा जाता है। जैसे कि उसको ये सेकंड स्टेप में कहा जा सकता है कि आपको 10 मिनट तक इस रूम में, अंधेरे रूम में अकेले बैठना है। तो धीरे धीरे पर्सन जो होता है एक एक लेवल को पार करता जाता है और उसका जो फियर है पहले से और जो होता है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल वर्क करता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि जब 2 डिफरेंट डिग्री के बट सेम काइंड के फियर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो जो लोअर लेवल का जो फियर होता है वो क्रॉस आउट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है।
और जो बड़ा फियर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो इस केस में क्या होता है, जब पर्सन को एक ऐसे रूम में बिठाया जाएगा जहाँ पर अंधेरा है, तो अब वो विजुलाइज करने वाला पार्ट उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं रह गई, क्योंकि उसको उससे एक स्टेप और आगे का काम करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, इस मेथड को यूज किया जाता है। ये स्पेशली बिहेवियरल थेरेपी में फोबियाज और इरेशनल फियर को दूर करने के लिए होता है। बिहेवियरल थेरेपी में कुछ और टर्म्स भी होती हैं जिनकी हेल्प से पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि मॉडलिंग। इसको आपने बैंड्यूरा की थ्योरी में, सोशल लर्निंग थ्योरी में पढ़ा है। और मॉडलिंग में आप जानते हैं क्या होता है कि जिस पर्सन को पर्सन कॉपी करता है वो उसके लिए एक मॉडल का वर्क करता है। तो यहाँ पर पर्सन देख कर सीखता है और उसी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो कोई भी स्लैंग्स यूज़ ना करें, कोई गलत वर्ड ना बोलें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो कि किया जाता है। आपने कई फैमिलीज में ऐसा देखा होगा या अपने घर में ऐसा कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे को जब हम ये सिखाना चाहते होते हैं कि वो अपने बड़े भाई को भैया बोले, तो उससे बड़े वाले भाई को पूरे घर के सारे लोग भैया बोलने लगते हैं या दीदी बोलने लगते हैं, या पेरेंट्स के लिए भी हम उन्हीं वर्ड्स का रेफरेंस देने लगते हैं जो वर्ड हम चाहते हैं कि बच्चा बोले, छोटा बच्चा सीखे, इसीलिए हम नाम लेकर बात नहीं करते। तो ये सब तरीके होते हैं मॉडलिंग के। और अगर बच्चा ऐसा करता है, यानी बच्चा सक्सेसफुली मॉडलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और साथ में अगर हम उसे कुछ रिवॉर्ड भी दे दें, जैसे बच्चे ने जो भी चीज़ सीखी जो हम उसे सिखाना चाहते हैं थ्रू मॉडलिंग, अगर हमने उसमें साथ में रिवॉर्ड भी दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं विकैरियस लर्निंग, जहाँ पर हम बच्चे को रिवॉर्ड भी साथ में दे देते हैं, इसे हम बोलते हैं विकैरियस लर्निंग। तो ये कुछ मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो बिहेवियरल थेरेपी में फॉलो होती हैं। एक तो ये था ऑल अबाउट दिस थेरेपी, जिसको आपने अंडरस्टैंड किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मैंने सारे ही टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम नेक्स्ट थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर माई सपोर्ट, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।